Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy, Delhi. Today we shall see the rise of Sikhism in India. This class is going on after too many days because of some reason, but we shall try to take classes regularly after now. आज हम बात करेंगे सिख धर्म का उदय आखिर भारत देश में किस प्रकार से हुआ। हालांकि यह क्लास हम बहुत दिनों बाद ले रहे हैं कुछ कारण की वजह से, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर हम क्लास लेने की कोशिश करें। मैंने पहले ही बताया था कि एक तरफ हम बेसिक क्लासेस कंप्लीट करेंगे और दूसरी तरफ हम एडवांस क्लासेस कंप्लीट करेंगे। एडवांस में आता है करंट अफेयर्स, तो उसकी सीरीज भी हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं जिसमें मंथली करंट अफेयर्स हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बेसिक क्लास की। उसमें भी हमने देखा था कि जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, उसकी थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं भारत में अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म है, लेकिन हमारा जो संविधान है वो सभी धर्मों को लेते हुए सेकुलरिज्म होना है। अगर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर आप धर्मों को जानेंगे नहीं तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि आप आए दिन देखते रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप रिलीजन्स को थोड़ा थोड़ा 20% अगर नॉलेज रखेंगे, बेसिक रूल्स, उनके फाउंडर्स और उनके जो प्रिंसिपल्स है ये सब जानेंगे, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आफ्टर सिलेक्शन दिस विल हेल्प यू टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। इस वजह से हम धर्मों को थोड़ा सा डीप में डिस्कशन कर रहे हैं। अदरवाइज पेपर के क्वेश्चंस पढ़ना और पेपर निकालना और उसके बाद वहां पर सॉल्यूशन देना, दीज आर वेरी डिफरेंट थिंग। तो अब हम आज देखेंगे कि सिख धर्म के बारे में, आखिर सिख धर्म का उदय कैसे हुआ था। लेकिन आज की क्लास देखने से पहले, जब भी आप आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आप रिवाइज कर लें या फिर एक बार रिकॉल कर लें कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था। तो जैसा कि हमने बताया था कि लास्ट क्लास में हमने इस्लामिक रिलीजन के बारे में पढ़ा था, मुसलमान धर्म, मुगल जो एम्पायर है उसके बारे में। आप देखेंगे कि हर किसी रिलीजन में कोई ना कोई अच्छाइयां हमको सीखना होगा। तभी आपने देखा होगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर तो है, लेकिन सभी धर्मों को इंक्लूड करते हुए वो सेकुलर है। तो इस्लाम धर्म से हम क्या सीख सकते हैं? इस्लाम धर्म से हम यूनिफिकेशन या फिर यूनाइटेड कैसे रहना है। हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, इंडिया को अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन हमको यह देखना होगा कि इस्लाम धर्म किस तरह से न केवल इंडिया में, अगर आप किसी भी कंट्री में जाकर के देखेंगे तो उनके बेसिक जो रूल्स है वो सेम होते हैं। और यहां पर इंडिया में अगर हिंदुज्म की बात करेंगे तो हिंदुज्म हमारे इंडिया में ही साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्ट इंडिया, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो आप इस्लामिक रीजन से यूनाइट कैसे रहें, एक कैसे रहें, बेसिक रूल्स कैसे रहें जो हर आदमी, हर इंसान के समझ में आया है, जो जिस चीज को हर कोई समझ सके, ऐसा हमको इस्लामिक धर्म से सीखना चाहिए। हालांकि हिंदुज्म की भी अपनी अपनी अच्छाइयां, नेचुरल कनेक्टेड है, हमने बहुत पहले ये बात डिस्कस कर रखा है, लेकिन हमको सेकुलर बनना है, लेकिन सभी रिलीजन के अच्छे अच्छे चीजों को देखना है। ठीक है, तो इस्लामिक रीजन से हम यूनिफिकेशन सीख सकते हैं कि किस तरह से यूनाइटेड होना चाहिए। हर रिलीजन में कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट होता है, उसको हमको देखना चाहिए। आज हम बात करते हैं सिख धर्म के बारे में। जिस प्रकार से इस्लामिक रिलीजन जो है नेशनल, इंटरनेशनल, सभी जगह उनके बेसिक रूल्स सेम है। यूनिफिकेशन जो है वो हमको सिखाता है, पूरे वर्ल्ड को सिखाता है कि हम कैसे एक रह सकते हैं और कैसे जो है उसमें डेविएशन ना आए। आप देखेंगे समय के साथ हिंदुज्म में बहुत सारे टीचर्स आए, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करना चालू किया और इससे लोगों में कंफ्यूजन हो गया कि आखिर हिंदुज्म है क्या। सभी धर्मों में कहीं ना कहीं इस तरह से आया, लेकिन इस्लामिक कल्चर में आप देखेंगे जो उनका प्रिंसिपल्स है कि एक और एक, केवल एक। हालांकि वो अपने अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन इसमें हमको पॉजिटिव चीज ये देखना चाहिए कि जो बेसिक चीज है वो हमेशा सेम रहती है, जो कि इस्लामिक रिलीजन अपने फॉलोअर्स को बोलता है। तो हमको भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको देखना चाहिए कि वो सेम होगा, किसी भी स्थिति में उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और आपने देखा भी होगा व्हेन वी शैल स्टडी द पॉलिटी, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, सेम टू सेम अगर आप इस्लामिक कल्चर से देखें तो। ठीक है, हिंदुज्म में भी सेम है, लेकिन आप देखेंगे समय के साथ चेंज कर दिया जाता था और अब तो नेचुरल तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो सिखिज्म, सिख धर्म का
ऐसा क्या पॉजिटिव पॉइंट होगा, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भारत देश का विरासत है, जो भी रिलीजन है वो। तो सिख धर्म हमको यह बताता है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया, और इंडिया का एक छोटा सा स्टेट, वहां से ओरिजिन हुआ है, और लगभग आप देखेंगे कि वहीं पर इसका कॉन्सेंट्रेशन है। हालांकि ये इनके जो फॉलोअर्स है पूरे वर्ल्ड में अभी जा चुके हैं, लेकिन आप मेनली देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड से इंडिया, और इंडिया से छोटे से स्टेट में आएंगे, वहां पर इस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन आप इनका इंपॉर्टेंस या इसकी रीच देखेंगे तो आज पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं सिखिज्म से इंट्रोड्यूस्ड है। बोलने का मतलब यह है कि अगर आपके पास फिजिकली उतने फॉलोअर्स नहीं है, हमने देखा सबसे पहले क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स है, दूसरे में इस्लामिक है, थर्ड में आप देखेंगे हिंदुज्म को फॉलो करने वाले हैं, और सिखिज्म काफी बाद में आता है। लेकिन अगर आप इनके इफेक्टिवनेस के बारे में देखेंगे, सिख धर्म के बारे में देखेंगे, तो अमेरिका के कनाडा तक यहां पर सिखिज्म के लोग पहुंचे हुए हैं। तो सिख धर्म से हमको यह सीखना चाहिए कि किस तरह से, अगर आपके पास फॉलोअर्स नहीं है, अगर आपके पास हिम्मत है, अगर आपके पास उत्साह है, अगर आपके पास ब्रेवनेस है, तो आप देख सकते हैं कि कम नंबर में भी आप पूरे दुनिया और पूरे देश को बता सकते हैं। उसको हम जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो देख लेंगे। तो आइए देखते हैं सिखिज्म के बारे में। सबसे पहले मैंने बताया था सिखिज्म को, कोई भी रिलीजन को, कोई भी जो धर्म है, कोई भी रिलीजन है, वो कब अच्छा होता है, जब उसके फॉलोअर्स, जब उसकी टीचिंग, जब उसमें जो डायनेस्टीज है वो अच्छा काम करेंगे, जो ह्यूमैनिटी की सर्विस करेंगे, वो रिलीजन अच्छा हो सकता है। तो इफ यू आर एंटरिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी धर्म है, वो कोई भी धर्म, आप उसको धर्म को नाम से ना जानिए, उसके काम से जानिए। तो अगर उसके फाउंडर जितने अच्छे होंगे, उनके टीचिंग्स जितनी अच्छी होगी, जितनी सिंपल होगी, जितनी इक्वालिटी वो देगा इन द सोसाइटी, वो रिलीजन उतना अच्छा माना जाएगा। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है सोसाइटी में इक्वालिटी देना, और जो रिलीजन का जो बार बार जो दूसरे रिलीजन्स आए, उनका भी कहीं ना कहीं जो गोल था, दैट वाज टू गिव इक्वालिटी टू द सोसाइटी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सिखिज्म के फाउंडर्स के बारे में देखेंगे कि आखिर इसके फाउंडर कौन रहे, ठीक है। उसके बाद उनकी टीचिंग्स, और मैंने बताया कि किन किन स्टेप्स में हमको धर्म को स्टडी करना चाहिए। तो देखिए, जो सिख धर्म है उसके फाउंडर्स है गुरु नानक देव जी, ये बोले जाते हैं, ठीक है, गुरु नानक देव जी। आप देखेंगे हालांकि सिख धर्म में 10 जो है टीचर्स हुए थे, 10 उनके हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे, जो लेकिन जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, इनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ही रास्ता ढूंढा था। मैंने बताया था कई बार कंपेयर कर करके कि कोचिंग्स हो या फिर धर्म हो, उसको एक साथ रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी, अब जन्म इनका देखते हैं। वैसे तो आप देखेंगे कि ये हिस्टोरिकल जो इवेंट है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन बहुत होता है, लेकिन हमको कोई भी एक डेट को लेकर के चलना है, तो उसमें आप फंसिएगा मत कि नहीं यही डेट है, वो डेट है, ये डेट है, इसमें कॉन्ट्रोवर्सी में हम नहीं जाएंगे। एक हम डेट को लेकर के चलते हैं, जो कि अक्सर बोला जाता है 29 अक्टूबर 1469, 1469 को इनका जन्म हुआ था। तालवांडी विलेज, दैट इज कॉल्ड ननकाना इन द प्रेजेंट टाइम। तालवांडी विलेज, जो कि अब ननकाना बोला जाता है, यहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। आप देखेंगे गुरु पूर्णिमा जो सेलिब्रेट किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा, दैट इज द डे इन विच द बर्थ ऑफ गुरु नानक देव वॉज टेकन प्लेस। उस दिन गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए, इनका जन्म तो पता चल गया। पेरेंट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इनके पिताजी का नाम लाला कल्याण साय एंड मदर जो थी उनकी तृप्ता देवी थी, ठीक है। ननका इनकी सिस्टर भी थी। तो अब ये बताने का क्या मकसद है, ये पेपर में तो आएगा नहीं आपके कि इनके पेरेंट्स का नाम क्या था। पीसीएस या फिर वनडे एग्जाम में कभी आ सकता है, बट इन द यूपीएससी आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी धर्म के जो फाउंडर्स है उनके भी पेरेंट्स, और जैसे हमारी फैमिली होती है वैसे उनकी फैमिली होती थी। दैट इज द मेन मोटिव टू टीच द नेम ऑफ देयर पेरेंट्स एंड फैमिली, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट होगा यूपीएससी में, आप कुछ भी पढ़िए वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काम आता है, ठीक है। तो लाला कल्याण साय जी इनके फादर थे, तृप्ता देवी इनकी मदर थी, ननकाना इनकी सिस्टर थी। नॉर्मल सी फैमिली थी, ठीक है। चाइल्डहुड के बारे में देखते हैं तो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन था उनमें इनका मन नहीं लगता था। कि इनका गुरु नानक देव जी का जो भी आप देख रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं जॉब के लिए,
तो जॉब तो मिल जाएगा, ये तो बात है, लेकिन अगर सोसाइटी में इक्वलिटी लाना है तो कभी कभी आपको ट्रेडिशनल से हट करके कहीं और जाना पड़ता है। तो सेम वैसे ही हुआ, वो भी किसी किसी को होता है, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा तो छोड़ करके चले जाएं, ऐसा नहीं है, वो मन से आएगा तब आप ऐसा कीजिएगा, अदरवाइज आप अपने ट्रेडिशनल वे से भी सोसाइटी की सर्विस कर सकते हैं। तो चाइल्डहुड में इनको जो पढ़ाई है उसमें इनका मन नहीं लगता था, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस बहुत ये करते थे कि ये क्या है, हिंदुज्म क्या है, इस्लामिक कल्चर क्या है, कैसे मैं यहाँ पर इक्वलिटी ला सकता हूँ, आखिर क्यों इतना कंट्रोवर्सी होते रहते, इस तरह से फिलोसॉफिकल टॉपिक पर इनका ध्यान काफी रहता था। ठीक है, और उसके साथ साथ इन्होंने जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको छोड़ दिया था, वो नहीं लिया और फिर अपना फिलोसॉफिकल डिस्कशन ये सोचते रहे। ठीक है, मैरिज के बारे में देख लेते हैं। नॉर्मल से जो आम इंसान की शादी होती है वैसे भी इनकी शादी हुई थी। एट द एज ऑफ 16 ही गॉट मैरिड विथ सुलखनी। सुलखनी जो है इनसे इनकी मैरिज होती है और इनके बेटे जो है श्रीचंद एंड लक्ष्मीदास, दो बेटे होते हैं, श्रीचंद एंड लक्ष्मीदास। श्रीचंद एंड लक्ष्मीदास दो बेटे होते हैं। इन्होंने एक जो वे स्थापित किया था इन द सिखिज्म, उसको हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए एनलाइटनमेंट जो मेन बेसिक पार्ट है वो है, मतलब जो भाग है कि गुरु नानक देव जी को एजुकेशन कब मिला या फिर एनलाइटनमेंट उनका कब हुआ। 1499 में इनका एनलाइटनमेंट हुआ। कब हुआ? 3 डेज का मेडिटेशन। ठीक है, अब इस बात को आप थोड़ा सा सोचिएगा कि देखिए हिंदुज्म में भी आप देखेंगे मेडिटेशन का काफी महत्व है, काफी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमने देखा था बुद्धिज्म, उसमें भी जो बुद्ध थे उन्होंने काफी मेडिटेशन किया। जैनिज्म हमने देखा था, उसमें भी उनके फाउंडर्स ने मेडिटेशन किया। इस्लामिक कल्चर में भी आप देखेंगे कि हीरा जो केव था उसमें जाकर के मेडिटेशन किया। क्रिश्चियनिटी में भी आप देखेंगे जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने भी मेडिटेशन करते हुए, मतलब एक जगह पर जाकर वो सोचते रहे। और उसके साथ साथ आप देखेंगे जुडाइज्म हमने देखा था, उसमें भी कहीं ना कहीं फाउंडर्स जो है शांत रह करके सोचते थे, तब जाकर के रिलीजन आपको दिखने लगता था। लेकिन इन द प्रेजेंट सिचुएशन आप क्या देखते हैं कि अगर आपको रिलीजन को प्रमोट करना है तो आप बड़े बड़े लाउड स्पीकर, बड़े बड़े गैदरिंग्स, बड़े बड़े लोग, और हम क्या सोच रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग आएंगे धर्म उतना जो है प्रमोट होगा। जबकि आप फाउंडर्स को देखिए कि दे न्यू द रिलीजन आफ्टर मेडिटेटिंग मेनी टाइम्स एंड मेनी ईयर्स तक, मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत सालों और बहुत घंटों तक वो मेडिटेशन कर करके उन्होंने जो है रिलीजन को जाना था, और एकांत अकेले जाना था। ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स चाहिए। ठीक है, तो सेम यहां पर 3 डेज का मेडिटेशन जो है गुरु नानक देव जी ने किया बीन रिवर के किनारे, सुल्तानपुर लोधी जो है करतारपुर, वहां पर, तब इनका एनलाइटनमेंट हुआ। और आप देखिए 1507 में, थोड़ा बहुत याद रखिएगा कि कैसे टाइम टू टाइम ये जो कहानी है या स्टोरी है वो चल रही है। फैक्ट में नहीं जाना है, अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो फैक्ट में नहीं जाना है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि 1507 में फादर इन लॉ को उन्होंने अपना पूरा जो है ससुर जो बोलते हैं उनको अपना पूरा समझ जाइए घर की जिम्मेदारियां अगर देकर 4 लोगों के साथ, मर्दाना, लहना, बाला एंड रामदास, इन चारों के साथ फिर जो इनको एनलाइटनमेंट हुआ था, हालांकि उसके बाद 7 साल तक घर में रहे। ऐसा नहीं कि एनलाइटनमेंट हो गया तो तुरंत घर छोड़ देना चाहिए, जैसे आजकल के आप बाबा देख रहे होंगे कि तुरंत एनलाइटनमेंट हुआ तो सबसे पहले आपको घर की फैमिली की सर्विस करनी होगी, तब जाकर के आप सोसाइटी के घर पाएंगे। ठीक है, तो हमको गुरु नानक देव जी से सीखना चाहिए। उसके बाद 1507 में इन्होंने 4 जो फ्रेंड्स थे उनके साथ ये सोसाइटी की सर्विस को के लिए निकल गए। ठीक है, अब देखिए डेथ इनका कब होता है? डेथ जो होता है वो है 1539 को इनका डेथ जो है वो हो जाता है। इसके बीच में इन्होंने जो टीचिंग्स दी है, क्या टीचिंग से एनलाइटमेंट रहा वो तो हम टीचिंग्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ये तो शॉर्ट उनकी स्टोरी थी। इसके साथ साथ 10 मोर टीचर्स जो है, 9 मोर टीचर्स, 10 तो टोटल हुए थे, तो 9 मोर टीचर्स भी यहां पर कंट्रीब्यूट करेंगे सिखिज्म में, तो उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मेन पढ़ लेंगे, लेकिन जो मेन था वो था गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ना। तो अब देखते हैं इनके 10 टीचर्स, उसके साथ साथ फिर उनके टीचिंग्स पर हम जाएंगे।
देखिए, इन सिखिज्म गुरु नानक देव जी वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, बट द 9 मोर टीचर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिखिज्म। जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने सिख धर्म की नींव तो रखी थी, लेकिन उसके साथ साथ 9 और टीचर्स आए, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग उसमें कंट्रीब्यूशन किया। उनके बारे में बहुत ही ब्रीफ जो है हम नॉलेज लेंगे, क्योंकि डीप में हम तो जान ही सकते हैं, हमको मेनली जो है सिखिज्म रिलीजन को समझना है, तो ब्रीफ में लेते हैं। हमने गुरु नानक देव जी के बारे में डिटेल में देखा, अब हम उनके 10 जो और भी गुरु थे उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया था, जो बेसिकली 10 जो टीचर्स थे वो है सिखिज्म के, जो आप समझ सकते हैं फाउंडेशन जिन्होंने डाली। उसके साथ साथ जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, 10वें गुरु थे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब, जिसको आदि ग्रंथ भी बोलते हैं, उसको बेस बना दिया कि अब हमारे जो है गुरु गोविंद सिंह जी को ये ऐसा लगा होगा कि अगर गुरु पे गुरु आते जाएंगे तो हो सकता है उन्होंने हिंदुज्म से ये सीखा होगा कि मॉडिफाइड कर सकते हैं जो बेसिक रूल्स हैं उनको। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा कि अब से जो है जो गुरु ग्रंथ साहब बुक होगा वही आपके टीचर्स का काम करेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सिखिज्म का जो गुरुद्वारा है वहां पर गुरु ग्रंथ साहब रखा होता है, और उसी की वहां पर देखेंगे कि गुरुबानी जो बोली जाती है वो पढ़ी जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कोई भी रिलीजन हो, बुक को रखने से कितने भी आप उसके इज्जत करिए, सम्मान करिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि उसको आप पढ़िए। तो आप देखेंगे गुरुद्वारा से हमको ये सीखना चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहिब का 24 घंटे कहीं ना कहीं आप देखेंगे उस पर कोई ना कोई फॉर्म में उसको रीडिंग की जाती है। ठीक है, तो 10 टीचर्स के बारे में देखते हैं। गुरु नानक देव जी, ये तो आप देख सकते हैं फाउंडर थे। दूसरे जो आए थे गुरु अंगद। ठीक है, गुरु नानक देव जी के बाद जो दूसरे टीचर हुए सिख धर्म में वो थे गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि, ये जो गुरुमुखी लिपि है वो गुरु अंगद देव जी ने दी थी। ठीक है, थर्ड देखते हैं गुरु अमरदास। जो तीसरे थे गुरु अमरदास लवन। एक जो मैरिज सिस्टम होता है इन द सिखिज्म, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जानिए कि दिस इज वन टाइप ऑफ मैरिज सिस्टम। दिस वाज गिवन बाय गुरु अमरदास। लवन जो सिस्टम है गुरु अमरदास जी ने दिया था। 22 गद्दी, ये भी आप देखेंगे कि दैट दिस प्रिंसिपल वाज आल्सो गिवन बाय गुरु अमरदास। अब 4 देखिए, गुरु रामदास। जो चौथे टीचर थे वो गुरु रामदास थे, जो सन इन लॉ मतलब दामाद थे गुरु अमरदास जी के। उन्होंने क्या दिया, अमृतसर पौंड, ये खुदवाया था गुरु रामदास ने। ठीक है, अब देखिए 5वें गुरु अर्जुन। वो बेटे थे किनके, गुरु रामदास जी के बेटे थे गुरु अर्जुन। ठीक है, तो यहां से देखिए कि जो बेटे को गुरु बनाने की जो सिलसिला था वो चालू हुआ। ये थे फाउंडर ऑफ आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ यानी वही गुरु ग्रंथ साहब। 5वें जो गुरु थे गुरु अर्जुन, उन्होंने सारे टीचिंग्स को एक बुक में लिखा और उसको बोला गया आदि ग्रंथ। ठीक है, तो गुरु अर्जुन ये है आपके गुरु जो ग्रंथ साहब है उसके फाउंडर। ठीक है, 6 जो देखेंगे गुरु हरगोविंद। ठीक है, मिलिट्रिफिकेशन ऑफ सिखिज्म, ये याद रखिएगा। आप देखिए जैसे कि गुरु नानक देव जी है, वहां से अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं शस्त्र एंड शास्त्र, ये देखेंगे इन द हिंदुज्म जो टीचर्स थे वो शास्त्र की शिक्षा देते थे, उसके साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा देते थे। मतलब आप एक समझिए कि आप देखिए कि जैसे गांधीवादी एरा जब हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे कि एक तो होता है कि आप राउंड टेबल मीटिंग कीजिए और नहीं तो वार भी, दोनों चीजों की शिक्षा जो है एक टीचर्स को देनी चाहिए। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे जो टीचर्स हैं वो केवल थ्योरी पढ़ाते हैं और जो प्रैक्टिकल चल रहा है वो हमको खुद से करना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट टाइम इंडिया में ये मिसमैचिंग आई है और कहीं ना कहीं इसका आप देख सकते हैं रिजल्ट यू कैन सी इन द सोसाइटी की इंडिया कहां जा रहा है और हम क्या बनाने की इसकी बात करते हैं। तो देखिए मिलिट्रिफिकेशन जो है ये सिखिज्म के टीचर्स में ये क्वालिटी थी जो फाउंडर्स थे उसमें कि वो शांत भी रहना जानते थे और टाइम पर वॉर करना भी जानते थे। ठीक है, तो यहां पर मिलिट्रिफिकेशन ऑफ सिखिज्म गुरु हरगोविंद सिंह जी ने दिया था। गुरु हर राय ये 7वें गुरु थे। गुरु हर किशन 8th। गुरु तेग बहादुर, आप अगर मुखर्जी नगर इफ यू
यू आर लिविंग इन मुखर्जी नगर, तो आप देखेंगे इसको जीटीबी नगर बोला जाता है, ठीक है, जीटीबी नगर। आप यहां रहकर आईएएस बनकर चले भी जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग को यह पता भी नहीं चल पाएगा कि ये जीटीबी नगर ही गुरु तेग बहादुर नगर के नाम पर है। आपने देखा होगा मेट्रो में पहले जीटीबी नगर बोला जाता था, लेकिन अगर आप इस बार कॉन्सेंट्रेट करके मेट्रो में, अगर इफ यू आर ट्रेवलिंग, अगर आप इफ यू ट्रेवल इन द दिल्ली मेट्रो, तो आप देख सकते हैं जीटीबी नगर के शॉर्ट फॉर्म को अब हटा दिया गया है और वहां पर गुरु तेग बहादुर नगर ये बोला जाता है, ठीक है। क्यों? यही था कि जीटीबी जीटीबी बोलते बोलते हमको जो मेन थे वो पता ही नहीं चल पाता है, इसीलिए जो बोला जाता है कलयुग केवल नाम अधारा। नाम तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे का प्रिंसिपल भी बताया जाना चाहिए, अदरवाइज लोग नाम तक ही सीमित रह जाते हैं, ठीक है। नाम कब आप उससे हेल्प लेंगे? जब आप उसके प्रिंसिपल्स पर मेहनत कर रखे हैं और उसके शॉर्ट फॉर्म को अगर आपको रिकॉल करना है, तब नाम आपका काम आएगा। लेकिन केवल नाम इससे बहुत बड़ी मिसमैच हो जाएगी, और ये हम डिस्कशन करेंगे किसी और दिन और किसी और सब्जेक्ट पर। फिलहाल हम देखेंगे कि वो यही गुरु तेग बहादुर जी थे जिनका मर्डर जो है औरंगजेब ने कर दिया था। देखिए, अगर ये टीचर होते, नॉर्मली टीचर होते, हाँ भाई मेरे को पढ़ाना है, सिखिज्म पढ़ाना है बस, तो गुरु औरंगजेब को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन सिखिज्म का ये पॉजिटिव पॉइंट आप देख सकते हैं, जितने भी टीचर्स अगर कुछ सीखना है तो इनके टीचर से सीख सकते हैं। शास्त्र की शिक्षा देने के साथ साथ जहां गलत होता था वहां ये सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसा नहीं कि इनको सैलरी नहीं मिल रही होगी, बहुत बड़ी बड़ी सैलरी मिल रही होगी, और सच जानते हुए चुप नहीं रहते थे। ये लिटरेचर पढ़ाने के साथ साथ कंट्री के लिए भी कंट्रीब्यूट करते थे। लेकिन आज के डेट में आप देखे होंगे, कई बार आप देखे होंगे कि कोई टीचर्स बोल देता है तो उसको हटा दिया जाता है। तो मिसमैचिंग यहीं पर आ रही है इन द इंडिया में। तो गुरु तेग बहादुर जी जिनका मर्डर औरंगजेब जी ने करा दिया था, वो थे 9th गुरु, है ना। इनके बारे में डिटेल अगर आप इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स अबाउट द गुरु तेग बहादुर देन यू कैन यूज ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन अभी हम सिलेबस से बंधे हुए, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो हमको इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि गुरु तेग बहादुर काफी ब्रेव टीचर थे, और इनका जो मर्डर है औरंगजेब द्वारा कर दिया गया था। 10th जो गुरु है गुरु गोविंद सिंह, इनका तो आप देखेंगे पिक्चरों में काफी डिस्क्रिप्शन भी आता है, और काफी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। फैमिली का सेक्रीफाइस कर दिया था। आप देखिए अभी के टीचर्स, आप अगर बोलेंगे कि कुछ सही बात बोलो, कई बार डरेंगे, ठीक है। चाहे आप रीजनल टॉपिक पे अगर बात करने बोलोगे, या अगर आप बोलोगे पॉलिटिकल टॉपिक पे डिबेट कर लो, तो टीचर अपने सब्जेक्ट पर ही कॉन्सेंट्रेट हो गया है। वो बोलेगा कि ये दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, आई कैन नॉट टॉक इन दिस टॉपिक, ठीक है। तो एक ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो किसी भी ऑलराउंडर, मतलब इंसाइक्लोपीडिया हो, जो आपको नॉलेज भी रखते हो और सही डायरेक्शन में आपको डिसीजन भी करना सिखाते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप देखेंगे टीचर्स जो है केवल प्रोफेशनल हो गए, तो कहीं ना कहीं टीचर्स को भी होना चाहिए। लेकिन हाँ, यूपीएससी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सब कुछ ये पता हो जाएगा, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे, इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया सिख धर्म में। 5 रूल्स आप देखे होंगे कि जो 5 चीजें सिखिज्म में कंपलसरी किया गया है, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा एंड कृपाण, ये 5 चीजें आप देखेंगे। 5 की 5 चीजें सिख धर्म के जो लोग हैं वो हमेशा रखते हैं, ठीक है। केस आप देखेंगे, हेयर हो गया, कंघा यानी कॉम्ब उनके पास हमेशा होगा, कच्छा यानी जो ड्रेस होगा उनका वो हमेशा वो पहने रहेंगे, कड़ा आप देखेंगे हाथ में जिस तरह से कड़ा पहनते हैं वो हमेशा पहने होंगे, कृपाण यानी आप देखेंगे कि ये गवर्नमेंट ने अलाउड कर रखा है कि कहीं ना कहीं उनके पास तलवार होता ही है, ठीक है। अब आप देखिए, कोई भी एक बच्चा होगा, जब भी एक सिख धर्म के लोग को कृपाण पकड़े हुए देखता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा ये ब्रेव का जो सिंबल है, जो हिंदुस्तान में, इंडिया में ब्रेव का सिंबल देख करके एक फक्र, एक ब्रेवनेस लगता है कि इन्होंने अभी भी जो कृपाण पकड़ा हुआ है। तो यही मकसद था गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका, कि कहीं ना कहीं आप हमेशा उसको रखे रहो। अब इससे क्या संदेश मिलता है? इससे ये संदेश मिलता है कि मतलब पहले इस उद्देश्य से उन्होंने ये रखा था कि जब भी जरूरत पड़े आप राष्ट्र के लिए आगे आ जाओ और सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहो। और अभी भी आप देखेंगे मिलिट्री में बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो सिखिज्म के लोग अभी भी वहां पर जान देने के लिए आतुर रहते हैं। और अभी भी आप देखेंगे मिलिट्री में
बहुत बड़ा जो सेक्शन है वो पंजाब रेजिमेंट नाम से एक रेजिमेंट ही है। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्रेवनेस है वो इनमें बहुत ज्यादा भरा हुआ है, इनसे हमको सीखना चाहिए। कूट कूट के इनमें जो बहादुरी वो भरी हुई है, जो उत्साह वो भरा हुआ है, ठीक है। खालसा पंथ ये भी सिस्टम जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था, एंड पाहुल सिस्टम ये भी सिखिज्म में गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था। तो दीज वर द 10 टीचर्स विच वर एडेड सम वैल्यूज इन द सिखिज्म। 10 जो टीचर्स थे। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि आदि ग्रंथ जो है हमारा वो, जैसे कि फाउंडर तो गुरु अर्जुन थे ही थे, लेकिन इन्होंने भी ऐड किया उसमें सारे जो प्रिंसिपल्स थे उसको आदि ग्रंथ में लिखा और जो पूरा किया गुरु गोविंद सिंह जी ने। और उसके बाद बोला कि अब से जो है हमारा जो बुक होगा वही टीचर्स का काम करेगा। तो इसी बात इससे समझ सकते हैं कि गुरुद्वारा में भी गुरु ग्रंथ साहब का जो पढ़ाई है वो कराई जाती है। आप देखेंगे कि उसका जो पाठन है, जो टीचिंग है वो दी जाती है इन द गुरुद्वारा, और आप देखेंगे कि हमेशा उस पर लोग फोकस करते हैं और सिखिज्म के लोग काफी कंसंट्रेट करते हैं। तो दीज वर द 10 टीचर्स इन द सिखिज्म। अब हम देखते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल्स है सिख धर्म का वो क्या है। अब हम देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिखिज्म के। हमने देखा था किस तरह से फाउंडेशन जो है गुरु नानक देव जी ने दिया था, और उसके बाद देखा कि 10 टीचर्स आए। 10 टीचर्स के बाद देखा कि गुरु ग्रंथ साहब जी को ही अब इन्होंने टीचर मान लिया है कि वही हमारा बीच बीच पे मार्गदर्शन करते रहेंगे, हमको वे दिखाते रहेंगे रिलीजन का, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल आखिर सिखिज्म का है क्या। हमने अभी बहुत सारे रिलीजन्स देखा है, सबके प्रिंसिपल्स हमने देखे हैं। तो आप देखेंगे कि गॉड जो गोल है, द गोल ऑफ एवरी रिलीजन इज टू नो गॉड, टू आइडेंटिफाई गॉड। मतलब जो सुप्रीम पावर है, गॉड को कोई शेप के साथ देखते हैं, कोई शेपलेस मानते हैं ना। तो सभी ये अज्यूम कर रहे हैं कि किस तरह से गॉड तक पहुंचा जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं सिखिज्म के बेसिक प्रिंसिपल आखिर क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया था कि इनके जो गुरु नानक साहब जी है, गुरु नानक देव जी, उन्होंने किस तरह से 3 डेज का मेडिटेशन के बाद उनको जो है वो भी बेन रिवर, जो समझ जाइए बेन रिवर के किनारे इन्होंने मेडिटेशन किया था, और उनको फिर वहीं पर डिवाइन एनलाइटनमेंट हुआ था। नेक्टर, जो ही वॉज गिवन अ कप ऑफ डिवाइन नेक्टर कॉल्ड अमृत। तो इनको उसी समय एनलाइटनमेंट हुआ था कि आखिर इस तरह से डिफाइन किया जाना चाहिए, ठीक है। कभी ना कभी कोई ना कोई, जबकि ये सबसे न्यूएस्ट है। आप देखिएगा, अगर हम इंडिया की बात कर लें तो सबसे जो न्यू रिलीजन बोल सकते हैं सिखिज्म, ठीक है। तो अब देखिए, इन्होंने फिर इनके जो सिखिज्म है उनमें ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, ना को हिंदू ना को मुसलमान। उस समय देखेंगे कि देयर वर 2 रिलीजन्स विच वर वेरी फेमस इन इंडिया। द फर्स्ट वन वाज हिंदुज्म एंड द सेकंड वाज इस्लामिक कल्चर। 2 रिलीजन था, उस पर ही लोग ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो अब देखिए 15th सेंचुरी में गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने कहा ना को हिंदू ना को मुसलमान, आप ज़्यादा इस पर फोकस मत कीजिए, दोनों अपने अपने जगह सही हैं और सबका जो गोल है वो है गॉड तक पहुंचना। ये उन्होंने दिया था, और ये जो रिलीजन है वो भी मोनोथिस्टिक है। अब आप देखिए, किसी भी एक गॉड पे बिलीव करना या फिर मेनी गॉड पे बिलीव करना, इसी पे सारा जो रिलीजन है वो बेस्ड है ना। मोनोथिस्टिक मीन्स क्या होता है कि एक ही है, एक वन गॉड है और दूसरा नहीं है, ठीक है। अब इनमें एक प्रोसेस बहुत फेमस होता है इन द सिखिज्म, सिमरन। सिमरन यानी होता है कॉल, कॉलिंग ऑफ गॉड, यानी बिफोर वर्क, कोई भी काम आपको करना है तो आप सिमरन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। देखेंगे कि किस तरह से जो भी सिख धर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो कोई भी काम करेंगे तो उसमें उससे पहले वो रिकॉल करते हैं टू द गॉड, ठीक है। अब देखिए फीस्ट, जो भी उपवास वगैरह है, एंसिस्टर जो पूर्वज हैं, या फिर आप समझ जाइए कि वंशवाद, या फिर समझ जाइए कि प्रवर्तक, इस तरह से इनके में ये चीज बैन है। फीस्ट आप देखेंगे कि उपवास वगैरह ज्यादा इनमें मान्यता नहीं है। एंसिस्टर पर भी बैन रखा हुआ है, जैसे कि आप देखते हैं ना कि अवतारवाद जिसको बोलते हैं कि एक अवतार आ रहा है, दूसरा अवतार आ रहा है, तीसरा अवतार आ रहा है, दिस इज द नॉट डिफाइंड इन सिखिज्म। आइडल वर्शिप भी आप देखेंगे कि बोला गया कि बैन है। आप अगर आप इफ यू आर फॉलोइंग एनी रिलीजन देन शेपलेस गॉड की वर्शिप आपको करनी चाहिए, ये सिखिज्म में है। लेकिन आप देखेंगे कि कई सिख जो फॉलोअर्स है वो हिंदुज्म के पास भी जाते हैं, टेम्पल्स में भी जाते हैं, तो उतना स्ट्रिक्टली नहीं था। वो बोले थे कि आप सिखिज्म फॉलो करते रहिए,
ध्यान आप उसी पे रखिए, चाहे आप आइडल के थ्रू रखिए, चाहे आप मूर्ति पूजा करते हैं, फिर भी आप फोकस किस में रखिए, उस पावर पे रखिए, केवल आप आइडल पर फोकस ना हो जाए। इस तरह से गुरु जो नानक देव जी थे उन्होंने काफी अच्छे से डिफाइन किया था, ठीक है। अब देखिए 3 चीज पे इन्होंने फोकस करते हैं। सिखिज्म का आप देखिएगा सबसे समझ जाइए यंगेस्ट रिलीजन बोल सकते हैं इन इंडिया, यंगेस्ट है, 15 सेंचुरी में आया, और उसके साथ आप देख सकते हैं 3 चीजों पे इन्होंने फोकस किया। सबसे पहला जो फोकस करते हैं सिखिज्म वो है सर्विस पे। आप देखेंगे पैसा देने वाली बात हो, लोगों को खाना खिलाने वाली बात हो, चाहे कोई अगर स्टूडेंट जा रहा है या कोई भी जा रहा है गुरुद्वारा में, वो ऐसा धर्म देख के शेल्टर नहीं देते हैं कि आप सिख हैं तो सिख को ही एंट्री मिलेगी। एक ऐसा रिलीजन है और एक ऐसा प्लेस बोल सकते हैं गुरुद्वारा जहां पर कोई भी अमीर हो गरीब हो किसी को भी वो शेल्टर देते हैं, खाना मिलता है, और वहां पर एंट्री भी आप देखेंगे गुरुद्वारा में भी कोई भी लोग आसानी से जा सकते हैं। तो आप समझ जाइए टीचर, गुरुद्वारा मीन्स क्या होता है, द डोर ऑफ टीचर। अब देखिए टीचर जो है रिलीजियस नहीं होता है, वहां पर सभी उसके लिए और सभी स्टूडेंट जो है बराबर होते हैं। और ये चीज आपको सिखिज्म बताता है कि किस तरह से सेकुलरिज्म हो सकते हैं। तो सर्विस पे फोकस करते हैं, आप खाना खिलाते रहेंगे, देखेंगे इन ऑल इंडिया आप किसी भी स्टेट से वीडियो देख रहे होंगे, आप देखेंगे सिखिज्म का जो लंगर है वो बहुत ज्यादा फेमस है। हालांकि हिंदुज्म एंड इस्लामिक कल्चर और भी बहुत सारे जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, वो भी समय समय पर इस तरह से काउंसिल करते रहते हैं, फूड वगैरह को जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं। लेकिन जो सबसे टॉप अगर बोला जाएगा तो सिखिज्म में आप देखिएगा हमेशा वो कभी ना कभी इस तरह से भलाई के काम जो है ज्यादा करते रहते हैं। एंड जस्टिस पर भी इन्होंने फोकस किया है। मेडिटेशन में क्या होता है, गुरुवाणी जो गुरुद्वारा में आप देखेंगे कि वर्शिप तो जैसे अगरबत्ती जलाना या किसी के माध्यम से, इस तरह से ये ज्यादा फोकस नहीं करते। वहां पर जाइए आराम से आप मेडिटेशन, जो भी उनके बुक्स है उसको पढ़ा जाता है, जो सबसे अच्छी बात बोल सकते हैं। आप देखेंगे जैसे हिंदुज्म में अगर आप टेंपल में जाते हैं, एंटर करते हैं, कोई भी वर्शिप किसी भी जैसे गॉड की अगर आप वर्शिप कर रहे हैं, जब तक आप उनके कैरेक्टर को नहीं जानेंगे तब तक आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। आप ऐसे तो बेसलेस कनेक्ट हो सकते हैं कि वो बैठा है तो मैं भी बैठ जाऊं, वो बैठा है तो वो भी बैठ जाऊं, लेकिन आप कनेक्ट कब होते हैं, जब आप उस गॉड के कैरेक्टर को जानते हैं। अब उस गॉड के कैरेक्टर को आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसको उस मंदिर में बताया जाना चाहिए, जिस टेंपल में जो गॉड है उसके कैरेक्टर को वहां पर बताया जाना चाहिए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखिए, अगर हम कोई मूवी देखते हैं, अगर आपने वो मूवी देखी तब उसके हीरो के लिए आप ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड मूवी को बताता है तो आप बोलते हैं हाँ होगा ठीक है, वो आपका फ्रेंड बोल रहा है तो भी आप बोल देते हैं। तो जब तक आप उस मूवी के अंदर नहीं जाएंगे तब तक आप उस मूवी से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। सेम वैसे ही यहाँ पर अगर आप टेंपल में है या फिर कोई भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, जब तक इफ यू डोंट नो द प्रिंसिपल ऑफ दैट रिलीजन, तब तक यू कैन नॉट कनेक्ट इंटरनली विद दैट रिलीजन। उस रिलीजन से आप कनेक्ट हो ही नहीं सकते। बाहर से तो आप हो जाएंगे दिखाने के लिए कि बहुत सारे फॉलोअर्स है तो आप भी फॉलोअर हो जाएंगे, लेकिन आपको अगर इंडिविजुअली कनेक्ट होना है किसी भी गॉड से, किसी भी रिलीजन से, तो आपको उस रिलीजन के रिलेटेड जो बुक्स है उसको खुद पढ़ना पड़ेगा। अब ये कहाँ हो सकता है, वो उसी प्लेस में। तो गुरुद्वारा में आप देखेंगे कि मेडिटेशन या फिर गुरुवाणी का जो पढ़ाना है वो चलते रहता है 24 आवर्स। तो वहां पर आप जाएंगे और उसको समझेंगे तो आप देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ गॉड, और इससे क्लियरिटी भी होगी। इसीलिए आप देखेंगे कि सिखिज्म में क्लियरिटी बहुत होती है। और अभी हम कुछ देर में देखेंगे किस तरह से कि उसमें भी बहुत सारे जो फॉलोअर्स आए वो काफी ब्रेव हुए, जबकि वो यंगेस्ट जो है रिलीजन है, ठीक है। अब देखिए एक और जो प्लस पॉइंट है जो बहुत ज्यादा जिस पर डिपेंड है सिखिज्म, बिलीफ इन वननेस पे मोनोथेस्टिक। मैंने बताया कि ओंकार ये सेपलेस गॉड पर बिलीव करते हैं काफी। ये बोलते हैं, आप देखेंगे गुरुद्वारा में भी कोई ऐसा आइडल वगैरह होता नहीं है, केवल वहां पर बुक रखी होती है और बुक का ही यहाँ पर पाठन किया जाता है और उसके साथ साथ सब मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक आपने मूवी में डायलॉग भी सुना होगा, ओंकार सतनाम कर्ता पूरक स्वयंभंग। इस तरह से जो लाइंस है, जैसे कि हर रिलीजन की जो फेमस लाइंस होती है वो मूवी में आखिर हम सुनते रहते हैं। तो उसका भी थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं तो आपको काफी समझ आएगा सिखिज्म के बारे में। देखिए क्रिएचर जो है जो भी है ये बोलते हैं कि सेपलेस है विथ 4 क्वालिटीज होती है। क्रिएचर जो भी हमारे प्राणी है, जो भी लाइफ है, उनमें 4 क्वालिटीज होती है, वो यही क्वालिटीज है। देखिए ओंकार
सतनाम, कर्ता पूरक एंड स्वयंभंग। अब इसका डिटेल देखते हैं। एक ओंकार, ओंकार का मीनिंग क्या होता है? द एब्सोल्यूट मोनोथिस्टिक यूनिटी ऑफ गॉड। एक ओंकार यानी कि द गॉड इज वन एंड ओनली वन। लगभग सिख इस्लामिक जैसे कल्चर में हमने पढ़ा था मोनोथिस्टिक, उसी तरह से इन्होंने बोला है कि एक ही गॉड है, वो भी सेपलेस है। ठीक है। सतनाम, दूसरा जो इनका स्टेटमेंट है वो है सतनाम, अ सिंबल ऑफ द सुप्रीम। सत्य यानी होता है ट्रुथ, तो गॉड कौन से फॉर्म में? ट्रुथ के फॉर्म में है। तो एक ओमकार एक ही है, सतनाम के रूप में। कर्ता पूरक, कर्ता पूरक यानी क्या होता है? करने वाला, डूअर, क्रिएटर, तो वही क्रिएटर है। निर्बाहु, निर्बाहु यानी क्या होता है? गॉड हैज नो फियर, निर्भय, निर्भय जो बोलते हैं ना, निर्भय यानी फियरलेस, तो वही बोल रहे हैं कि ओंकार है वो सत्य के फॉर्म में है, एंड कर्ता पूरक वही क्रिएटर है, एंड निर्बाहु द गॉड हैज नो फियर। निर्वैर, निर्वैर यानी होता है बैर। देखिए थोड़ा सा खड़ी बोली अगर बोल सकते हैं हिंदी वाले। निर्वैर यानी क्या होता है? गॉड हैज नो हैट, उनके पास हैट नहीं हो, किसी से नफरत नहीं करते हैं। ठीक है। अकाल मूरत, अकाल मूरत यानी क्या होता है? गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट यानी एक ही है, वो हर जगह है। ओमनी यानी क्या होता है कि ओमनी डायरेक्शन, आप देखे होंगे कि गॉड इज एवरीवेयर, कण कण में। तो देखिए कुछ प्रिंसिपल तो लगभग सेम है, कुछ प्रिंसिपल इस्लामिक से मिलता जुलता है, वननेस, ओमनी प्रेजेंट यानी हर कण कण में है, हिंदुज्म से है। तो जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने ये बताया कि आप बेसलेस लड़ाई कर रहे हो। हिंदुज्म से इस्लामिक कल्चर में काफ़ी कंट्रोवर्सी होती थी, तो सिखिज्म जो रिलीजन था उन्होंने काफ़ी डिफाइन करने की कोशिश की कि वास्तव में जो है आप हिंदुज्म और इस्लामिक कल्चर के नाम में फंस करके रह गए। आप देखिए गॉड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, और उन्होंने एक जो ओंकार, सतनाम, कर्ता पूरक, स्वयंभंग, इस तरह से लाइंस दी और इस तरह से डिफाइन किया सिखिज्म को। तो आप देख सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल जो सिखिज्म का बोलेंगे कि मोनोथिस्टिक रिलीजन है, मोनोथिस्टिक होने के साथ साथ ओमनी प्रेजेंट है, सेपलेस है गॉड, एंड सुप्रीम है और एक ही है। ठीक है। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल। अब देखते हैं इसके लिटरेचर एंड फॉलोअर्स के बारे में कि किस तरह से सिखिज्म यंगेस्ट रिलीजन होने के साथ साथ बहुत सारे जो डायनेस्टीज है उसमें ब्रेव कैसे दिया, और सबसे ज्यादा जो बहादुरी अगर किसी रिलीजन में आप देखेंगे तो सिखिज्म में ही होता है, जो मैंने पहले भी बताया था और अभी भी हम उसके बारे में बात करते हैं विथ प्रूफ के साथ। अब हम देखते हैं सिखिज्म के लिटरेचर्स के बारे में। मैंने बस बताया था कि जैसे सिखिज्म मोनोथिस्टिक है, उसी तरह से एक बुक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है इन द सिखिज्म। ठीक है। उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो आदि ग्रंथ नाम से जो गुरु अर्जुन है उन्होंने आदि ग्रंथ लिखा था, और उसमें क्या लिखा था? जो गुरु नानक देव जी थे उनके टीचिंग्स को उन्होंने एडिटिंग किया था, उनको कंपाइलेशन किया था गुरु अर्जुन ने। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी रिलीजन्स के आप देख सकते जो फाउंडर है उनके जो टीचिंग्स है उसी को बुक्स में रखा गया। ठीक है। तो वैसे ही जो गुरु नानक देव जी हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, उनके जो भी टीचिंग्स थी, जो लेसन्स थे, जो अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई थी, उन सब को एक बुक में गुरु अर्जुन ने लिखा था। उसके बाद जो कंप्लीशन ऑफ आदि ग्रंथ है उनको गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। गुरु जो गोविंद सिंह जी, जो मैं बताया था अभी जस्ट हमने पढ़ा था, वॉरियर जो थे, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ सिखिज्म, उन्होंने इस जो बुक है उसको कंप्लीशन किया, और उन्होंने ही इस बुक को ये बोल दिया, मतलब उनको इंपॉर्टेंस सिखिज्म में बढ़ा दी कि अब जो है गुरु जो सिस्टम है वो नहीं आएंगे, जो बुक है उसको ही हमको फॉलो करना है। क्योंकि आप देखेंगे नए नए टीचर्स आते हैं, सब्जेक्ट सेम रहता है, वो अपने अपने एंगल से डिफाइन करना चालू करते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर्स भी अगर अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं रिलीजन में मॉडिफिकेशन आते जाता है। तो गुरु जो गोविंद सिंह जी थे उनको लगा कि 10th जो वो थे गुरु, 10th जो गुरु थे, उन्होंने बोला कि अब बुक को ही फॉलो करेंगे, चाहे जो भी हो, मेन जो इंपॉर्टेंस होगा वो बुक होगा, उसके जो अंडर है वो टीचर्स आएंगे। ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब को यहाँ तक इंपॉर्टेंस दिया था। अब आप देखेंगे कि अभी भी गुरुद्वाराज में इसी को ही पढ़ाई की जाती है। टीचर्स तो कई आ सकते हैं, उनको उतना इंपॉर्टेंस अब नहीं मिल पाता। जो गुरु ग्रंथ साहब है उसको काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और वो वही देखेंगे कि कहीं ना कहीं उससे
एक हमको सीख लेनी चाहिए कि जो बेसिक प्रिंसिपल वो सेम होने चाहिए, उसको समझाने वाले टीचर्स अलग हो सकते हैं। नहीं तो अगर आप अलग अलग थ्योरी देते जाएंगे, अलग अलग टीचर्स आएंगे अपने अपने अकॉर्डिंग रिलीजन को समझाने जाएंगे। हिंदुज्म में आप देख सकते हैं कि कोई अपने अकॉर्डिंग समझाने लगता है, कोई अपने अकॉर्डिंग समझाने लगता है, और बुक्स की भी कई, आप कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए, हिंदुज्म के वेद हो या चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, कई एडिशंस में वो छप चुका है और सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो ट्रांसलेशन है, नरेशन है, वो कर चुका है। तो इससे क्या होता है, जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स है वो कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो सिखिज्म से हमको सीखना चाहिए, मोनोथिस्टिक है और बुक भी एक ही है, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहब इनका लिटरेचर है सबसे इंपॉर्टेंट, और वन लिटरेचर जो काफी इंपॉर्टेंट लगता है, गुरु ग्रंथ साहब, ठीक है। एक बात मैं बताना पाऊंगा, गुरु तेग बहादुर जो 9th टीचर्स थे इन द सिखिज्म, गुरु तेग बहादुर, जो कि मुखर्जी नगर वगैरह में प्रिपरेशन कर रहे होंगे यूपीएससी का, वो जानते होंगे जीटीबी नगर, इस तरह से जीटीबी नगर है, ये इन्हीं के नाम पे है, गुरु तेग बहादुर नगर। लेकिन जो आईएएस बन भी जाते हैं फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स को भी यह पता नहीं चल पाता कि आखिर जीटीबी नगर क्या था। तो जीटीबी नगर जो है गुरु तेग बहादुर नगर है। कुछ समय पहले जीटीबी नगर को जीटीबी नगर बोला जाता था, लेकिन अभी भी आप देखेंगे मेट्रो वगैरह में अब उसको पूरा नाम प्रोनाउंस किया जाता है, उनका पूरा नाम प्रोनाउंस किया जाता है कि गुरु तेग बहादुर नगर। इनके बारे में शॉर्ट हिस्ट्री देखते हैं कि इनको भी इस्लाम कबूल करने के लिए, इस्लाम जो अपनाने के लिए बहुत दबाव डाला गया, लेकिन गुरु तेग बहादुर झुके नहीं थे धर्म के नाम पे, और औरंगजेब ने इनकी मर्डर करवा दिया था, इनकी हत्या करवा दी थी। तो आप देख सकते हैं सिखिज्म और इस्लामिक जो कल्चर है, दोनों आप साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। 15th सेंचुरी के समय गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने नया रिलीजन लेके आया, और नया रिलीजन हालांकि पहले से देख सकते हैं राजपूत डायनेस्टीज थी और भी बहुत सारे डायनेस्टीज थे, लेकिन इस तरह से कंट्रोवर्सी और इस तरह से जो चैलेंज है वो इस्लामिक कल्चर को नहीं दे पा रहे थे। लेकिन गुरु नानक देव जी जब आए और उन्होंने जब अपनी टीचिंग्स दी, तो इस तरह से जो टीचर्स आए और उन्होंने फिर देश के लिए चैलेंज देना चालू किया इस्लामिक कल्चर को, और उसको बिना माने, मतलब इस्लाम नहीं मानते थे और उसके लिए वो मर भी जाते थे। तो आप देखते होंगे कि सिखिज्म से हमको देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि किस तरह से देश की रक्षा की जाती है, देश को सेव किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो गुरु तेग बहादुर जो 9 टीचर थे, ये याद रखेगा, और औरंगजेब ने इनकी मर्डर जो है करवा दिया था। जीटीबी नगर उन्हीं के नाम पे, गुरु तेग बहादुर नगर 9th जो है टीचर है इन द सिखिज्म, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आर्किटेक्चर में देखते हैं, अमृतसर पौंड गुरु रामदास ने बनवाया था। हरमंदर साहब आप देख सकते हैं, गुरु अर्जुन, जिन्होंने 5th जो गुरु थे, जिन्होंने आदि ग्रंथ लिखा, उन्होंने ही एक मंदिर भी बनवाया हरमंदर साहब, जिसको स्वर्ण मंदिर बोला जाता है, काफी फेमस है। आप देखेंगे पिक्चर वगैरह में इनको काफी दिखाया जाता है। उसके बाद फोर्टिफिकेशन ऑफ अमृतसर गुरु हरगोविंद जी ने कराया था, एंड गोल्डिफिकेशन ऑफ हरमंदर साहब रणजीत सिंह जो थे उन्होंने करवाया था। तो आप देख सकते हैं टीचर्स है, वो वॉरियर्स भी है, वो आर्किटेक्चर भी दे रहे हैं जिससे कि रिलीजन मजबूत हो। तो आप देख सकते हैं कि सबको कहीं ना कहीं एक होकर के, इंटीग्रेट होकर के जब आप देश के लिए काम करेंगे तब देश तरक्की करता है। तो अभी देखेंगे पंजाब अभी भी काफी, अगर आप स्टेट्स के कंपैरिजन करेंगे तो काफी रिचेस्ट स्टेट आता है पंजाब, है ना। क्यों? क्योंकि उनके टीचर्स हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप नॉर्मल वर्कर्स हो, सभी एक डायरेक्शन में ही वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पर बाकी स्टेट्स में देखेंगे कि सब अपने अपने लिए वर्क करते हैं, लेकिन जो सिखिज्म के लोग हैं वो पूरे सिखिज्म ग्रुप के लिए वर्क करते हैं। तो इसीलिए पंजाब जो है रिचेस्ट जो स्टेट है वो है। आप देखिए आर्किटेक्चर में गुरुद्वारा भी इनका काफी, अब बहुत बड़े बड़े गुरुद्वारा जो है देश में कंस्ट्रक्ट हो। देखिए सबसे बाद में आया रिलीजन, लेकिन गुरुद्वारा आप देखेंगे बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्चर होते हैं। आप देखेंगे कि हिंदुज्म के या फिर इस्लामिक कल्चर के जो टेम्पल्स है वो एंशिएंट टाइम में थे, उतने डिजाइनर अब नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन आप गुरुद्वारा को देखेंगे तो पहले भी उतने आर्किटेक्चर उतने अच्छे से किया जाता था। आज भी आप देखेंगे कि काफी कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर होता है। तो सिखिज्म के लोग काफी हार्ड वर्कर होते हैं, इससे ये पता चलता है, और वो कंप्रोमाइज नहीं करते, और जो आर्किटेक्चर के जो सिस्टम है उसको अभी तक वो संभाल करके रखे हुए हैं। अब देखिए लिटरेचर तो आप जान गए, और आर्किटेक्चर भी, जहां पर लिटरेचर को पढ़ाया जाए, गुरुद्वारा भी तैयार हो चुका है। अब काउंसिलिंग की, काउंसिल्स यानी कि समझ जाइए त्योहार, फास्ट, फेस्टिवल, जिससे कि हमारा धर्म जो है इंटीग्रेट हो सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे गुरु नानक पूर्णिमा, ये सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है इंदा सिखिज्म में। कार्तिक पूर्णिमा जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, मैंने बताया था, तो इसी दिन को ये हॉलीडे
के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। रीडिंग ऑफ द गुरु ग्रंथ साहब वो तो चलता ही रहता है, आप देखोगे गुरुद्वारा में 24 आवर्स आप कभी भी जाएंगे ये इस जो है उसको पढ़ाया जाता है। मैंने बताया भी था कि जो बुक है उसको पढ़ाया जाएंगे तभी धर्म से आप परिचित हो पाएंगे, अदरवाइज आप मंदिर के बाहर रह करके केवल मंदिर के या फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बाहर रह करके केवल आप बेसलेस स्लोगन वगैरह लगाते रहेंगे तब तक तो आप रिलीजन को समझ नहीं पाएंगे ना। उसको जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप उस रिलीजन को समझ नहीं पाएंगे। तो इनका जो है रीडिंग ऑफ द गुरु ग्रंथ साहब चलता ही रहता है। संगत आप देख सकते हैं कि धर्मशाला जो है जहां पर कोई भी आकर के रुक सकता है वो इनकी फैसिलिटी है। एंड पंगत आप समझ जाइए कि फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं जिसको लंगर बोला जाता है, वो भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी इन सिखिज्म। अब ये भी हो गया, काउंसलिंग भी है, चल भी रहा है सिखिज्म, देखिए अच्छे से काम भी कर रहा है, ठीक है। अब एक सेक्ट यानी कि डिवीजन क्या सिखिज्म में हुआ था, तो हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ बंदा बहादुर, जो बताया था मैंने, बंदा बहादुर जो वॉरियर थे उनकी जब डेथ हुई थी, बंदा बहादुर थे तब तक पूरे सिख रिलीजन को उन्होंने एक करके रखा था। आप देखेंगे यहाँ पर तो टाइम नहीं है, इस वजह से हम थोड़ा सा स्किप करते हुए चल रहे हैं, लेकिन अगर आप डिटेल देखना चाहेंगे इस पर, इन पर भी मूवी बन सकती है। तो बंदा बहादुर जब तक थे तब तक सिख रिलीजन को, सिखिज्म को उन्होंने एक करके रखा था। पूरे लोग बंदा बहादुर जी के नाम से कांपते थे और मुगल्स को तो इन्होंने परेशान करके रखा ही था। मैंने बताया था ना वजीर खां की इन्होंने मर्डर कर दिया था, बहुत बड़ी बात थी उस समय किसी कोई भी मुगल के जो रूलर है उनका मर्डर करना। लेकिन बंदा बहादुर जी काफी अच्छे थे। जैसे इनका डेथ हुआ आप देखते हैं कि कभी भी जैसे कोई पार्टी उसमें लीडर होता है, उस लीडर के रहते तक जो है वो पार्टी काफी एक होती है। जैसे ही वो लीडर का डिग्रेड होता है, अगर कोई उस तरह से लीडर नहीं आया तो फिर कहीं ना कहीं डिवीजन होने लगता है। सेम वैसे ही हुआ, सिखिज्म जो है 12 पार्ट में डिवाइड हो गया जिसको मिसल बोला जाने लगा, ठीक है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं डिवीजन आ गया। हालांकि रिलीजन डिवीजन नहीं हुआ, केवल पार्ट डिवीजन हुए। आप भी देखेंगे जैसे बहुत सारे हमने देखे थे कि इस्लामिक जो कल्चर है वो शिया सुन्नी में बढ़ गया था, एंड जो हिंदुज़म है वो भी शैव एंड वैष्णव में बढ़ गया था। तो रिलीजन नहीं बटा था। ये आप एक बात इंपॉर्टेंट जो है वो नोट कर लीजिए कि ये पार्ट में बटा था, सिखिज्म रिलीजन नहीं बटा। अब आप देखेंगे सिखिज्म में क्योंकि एक बुक को वहां पर बेस बना दिया गया था तो ये बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि बुक से ही गुरु ग्रंथ साहब से ही सिखिज्म चल रहा है, तो रिलीजन नहीं बटा था, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे तो मोनोथिस्टिक है ये जो रिलीजन है, एक ओमकार पर भरोसा करता है, मतलब ये समझ जाइए कि क्लियर होता है, सबको पता है कि किस फॉर्म में हमको वर्शिप करना है। टीचर बेस्ड है, आप देख सकते हैं कि टीचर बेस्ड है, इनके जो टीचर है वो वॉरियर है, वॉरियर ही टीचर है। तो आप देख सकते हैं ऐसा कॉम्बिनेशन अगर हो जाए, एक टीचर जब वॉरियर, शस्त्र और शास्त्र जो बोला जाता था कि दोनों एक पर्सन में जब क्वालिटी आ जाए तो वो रिलीजन कहीं ना कहीं डिग्रेड नहीं होगा। तो ये भी बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, टीचर बेस्ड ये रिलीजन है। फोकस ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस पर ये फोकस करता है, फोकस ऑन अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, फोकस ऑन सर्विस, सर्विस पे ये फोकस करते हैं ज्यादा। वर्शिप भी आप देखे होंगे कि वर्शिप जो ये करते हैं वो सर्विस के थ्रू ही करते हैं ना, जो अल्टीमेट आप देखेंगे कि सोसाइटी की सर्विस करना इनका गोल है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि हम देखेंगे कि हम जो बाकी रिलीजन्स में आपने देखा कि वो अगर ऊपर गॉड को या फिर डिवाइन पावर को अगर खुश करना है तो वो उनके लिए प्रेयर पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन सिखिज्म क्या होता है, उनके प्रेयर तो करते ही है, थोड़ा बहुत उस पर फोकस करते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस इनका रहता है कि हम लोगों की सर्विस करें, ठीक है। तो फोकस ऑन सर्विस, लिबरल है। आप देखेंगे कुछ सिखिज्म जो है हिंदुज्म के रूल्स भी फॉलो करते हैं, कुछ सिखिज्म जो है इस्लामिक कल्चर के भी जो अच्छे रूल्स है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर सभी रिलीजन्स का ये बहुत बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं लिबरल है, ऐसा नहीं कि सिखिज्म है तो आप दूर से ही रह जाइए। जैसे कई रिलीजन में हमने देखा था, इस्लामिक कल्चर के जैसे रिलीजन्स में देखा था कि अगर आपको, या फिर हिंदुज्म के रिलीजन में देखा था कि जो अदर जो रिलीजन के फॉलोअर्स है वहां जाने के लिए एक बार थोड़ा सा सोचना पड़ता है। लेकिन इनके जो लिबरलिटी है इन द सिखिज्म की, कोई भी यहाँ पर आराम से एंटर कर सकता है। ये कभी भी फोकस नहीं करते कि आप कौन सा रिलीजन के, ये मोस्ट वेलकम करते हैं कोई भी रिलीजन के लोग को। सेक्युलरिज्म का ये पांचवा जो द फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट पॉजिटिव थिंग्स है इन द सिखिज्म वो है सेक्युलरिज्म। एनी बॉडी कैन एंटर। मैंने बताया कि सेक्युलरिज्म ये रिलीजन को फॉलो करते हुए, सेल्फ रिलीजन को फॉलो करते हुए सेक्युलरिज्म को कैसे अपनाया जाए, वो उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है सिखिज्म में। आप देखेंगे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी सारे रिलीजन्स को इंक्लूड करके सेक्युलरिज्म को बढ़ाने की कोशिश करता है, बढ़ाने के बाद बताता है। तो वो जो है हमको सिखिज्म सिखाता है कि आपने रिलीजन को भी फॉलो करते रहो और सभी लोगों को कैसे लेकर के भी चलना है, ठीक है।
अब देखिए कुछ निगेटिव पॉइंट देख लेते हैं थोड़ा बहुत, जो कि सिखिज्म के ड्रॉबैक्स है। सबसे पहला डिवीजन इसमें भी हो गया था, जबकि बंदा बहादुर जी थे तब तक तो ये एक रहा, इस्लाम से चैलेंज करता रहा, लेकिन जैसे बंदा बहादुर जी की डेथ हुई 12 पार्ट में डिवाइड हो गया था, तो ये भी खरा। लेस डाइवर्स है, आप देख सकते हैं फेस्टिवल्स जो है थोड़े से कम है। फेस्टिवल्स और फास्ट के नाम पे अगर देखेंगे तो हिंदुज्म के रिलेटेड आप देख सकते हैं उतने फेस्टिवल्स और उतने टाइप के जो फास्ट एंड फीस्ट के जो सिस्टम्स है वो हिंदुज्म के अलावा कहीं भी नहीं है ना। तो इंटरटेनमेंट अगर करना है, इंटरटेनमेंट मीन्स आपको काम करते करते बोर हो जा रहा है, अगर सेलिब्रेशन करना है, तो पहले क्या था, फेस्टिवल्स वाज द सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में इंटरटेनमेंट के लिए हिंदुज्म से बड़ा कोई भी यहाँ पर रिलीजन नहीं हो सकता। और ये जो सिखिज्म है वहां पर लेस डाइवर्सिटी आ गई थी। स्पेशल ड्रेस कोड आप देख सकते हैं कि जैसे जो 5 चीजें हैं उनको रखना ही पड़ता है सिखिज्म के फॉलोवर को, जैसे पग हो गई, और ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है नॉर्मल लोगों को सिखिज्म फॉलो करने के लिए। अगर कोई जाना भी चाहेगा तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आती है कि मुझे इस तरह से थोड़ा सा हैवी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी आपको एफर्ट करना पड़ता है, आपको उस तरह से ड्रेस पहनने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा स्पेशल ड्रेस कोड कहीं ना कहीं हो सकता है कि ड्रॉबैक हो। एंड लिबरलिटी आप देख सकते हैं कि लिबरल हो गया, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव पॉइंट भी था कि लिबरल है, लेकिन आप देख सकते हैं सिखिज्म ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि आपको आइडल वर्शिप नहीं करनी, लेकिन कुछ लोग आइडल वर्शिप आज करने लगे हैं ना। तो कहीं ना कहीं लिबरलिटी आ गई, वो भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाया कि आखिर आइडल वर्शिप करनी है या नहीं करनी है। लास्ट अगर देखेंगे रिलीजियस तो है, बट नेशनलिटी कहीं ना कहीं डिग्रेड हो गई। आप देखेंगे कि जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने काफी स्ट्रगल किया और काफी चैलेंज दिया इस्लाम रिलीजन को, और अपने स्टेट के लिए काफी सेक्रीफाइस भी दिया है ना। उसके बाद आप भगत सिंह जी को भी देखेंगे कि किस तरह से वो हालांकि सिखिज्म से रिलेटेड थे, लेकिन देश के लिए 23 साल की उम्र में ही फांसी में चढ़ गए थे। लेकिन आज अगर अभी इन द प्रेजेंट सिचुएशन अगर देखेंगे तो कुछ लोग खालिस्तान जगह अलग मांग करते हैं, जबकि भगत सिंह वगैरह जैसे लोग अगर होते तो आज भी इन खालिस्तान जो भी डिमांड करते हैं उनका अगेंस्ट जरूर करते, ओपोज काफी करते, क्योंकि 23 साल जब बच्चा अपने कैरियर के बारे में सोचता है, उस समय जो भगत सिंह जी थे उन्होंने असेंबली को चैलेंज करके, जो ब्रिटिश असेंबली थी वहां पर बम फेंक करके सब कुछ करके फांसी पर झूल भी गए थे, और उनको प्रपोजल भी दिया गया था कि हम आपको फांसी से आजाद कर देंगे, बस आप ये सब में पार्टिसिपेट मत करना। तो वो उन्होंने फांसी को ही चुन लिया था। तो इस तरह से सिखिज्म में जो लीडर्स हैं वो होते थे, लेकिन आज अगर देखेंगे तो खालिस्तान की डिमांड कहीं ना कहीं करने लगी। तो कहीं ना कहीं रिलीजन्स जो है वो कहीं ना कहीं अपने नेशनलिटी को बचाने के लिए कम हो रहा है। तो सिखिज्म को फोकस करना चाहिए कि रिलीजन के साथ साथ नेशनलिटी जो है दोनों इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिलीजन हो, चाहे हमने कितने भी रिलीजन पढ़े, जो भी रिलीजन है, जो भी धर्म है, वो अगर राष्ट्र के लिए काम नहीं करता है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत बड़ी कमी उसमें आ जाती है, क्योंकि नेशनलिटी पहले आनी चाहिए, फिर रिलीजन आना चाहिए। क्योंकि पहले जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पावर था वो ब्रिटिश के पास था, तो रिलीजन इतना प्रमोट नहीं हो पा रहा था। अगर आज धर्म बढ़ रहा है कोई भी, तो उसमें आपको ये आर्टिकल 15 में ये पावर दिया गया है, तभी आप इस तरह से कर पाते हैं। अदरवाइज ब्रिटिशर्स अगर उनके मन में होता तो आज कोई भी रिलीजन इतना बढ़ नहीं पाता, चाहे वो इस्लामिक कल्चर हो, हिंदुज्म हो, चाहे बौद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, एंड सिखिज्म हो। तो सबसे पहले हम सबको मिलकर के देश को बचाना चाहिए, नेशनलिटी के लिए सर्विस करना चाहिए, उसके साथ साथ हमको धर्म के लिए भी प्रमोट करना चाहिए। तो ये रहा सिखिज्म का प्रोज एंड कॉन्स एंड ऑल अबाउट द सिखिज्म। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सेकुलरिज्म, इतने सारे रिलीजन्स को लेते हुए कैसे इंडिया सेकुलरिज्म रह सकता है, सेकुलर रह सकता है, और कैसे आपको बैलेंस करते हुए किन बेसिक प्रिंसिपल जो हर रिलीजन से लेना चाहिए, और किन बेसिक प्रिंसिपल को आपको ध्यान रखना चाहिए वाइल यू आर इन सर्विस। तो अगले क्लास में हम देखेंगे सेकुलरिज्म और क्या हो सकती है सेकुलरिज्म की डेफिनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।